नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं और इसीलिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। न्यूज़ 18 इंडिया भी आपसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहनें। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि कोरोना से इस लड़ाई में मास्क ही इस वक्त सबसे बड़ा हथियार है। और इसीलिए नेताओं से भी अपील की है कि वो अपनी सभाओं में और रैलियों में मास्क पहने और लोगों से भी मास्क पहनने के लिए कहें। देश में कोरोना केस एक बार फिर तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं और कुछ ऐसी तस्वीरें देश के अलग अलग शहरों से सामने आ रही है। 5 तस्वीरें आप देखें जहां कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई, इंदौर, अमृतसर, पुणे और नागपुर की यह तस्वीर। पिछले 24 घंटे में कोरोना के केस यहां लगातार बढ़ते दिखाई दिए। कोरोना के केस बढ़ने की वजह से राज्य सरकारें भी अब सख्ती बरत रही है। लोगों से मास्क लगाए रखने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है। तेजी से बेकाबू होते कोरोना ने इस साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 40,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जो कि पिछले 3 महीने में सबसे बड़ा आंकड़ा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से ही 188 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा खराब हालात तो महाराष्ट्र में हैं, जहां पिछले 24 घंटे के भीतर ही 25,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए। अकेले मुंबई में ही 24 घंटे के भीतर 3,063 मरीज पाए गए हैं। और इसलिए अब सख्ती भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि कोरोना के केस बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत महाराष्ट्र में है और मुंबई शहर उनमें से एक, जहां सबसे ज्यादा संक्रमण देखा जा रहा है। मुंबई में मौजूद हमारे सहयोगी पारस धामा, भोपाल में मनोज शर्मा और जयपुर से भवानी सिंह हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुख मुंबई का। पारस, आखिर क्या वजह सरकार को महसूस हो पाई कि इतनी बड़ी तादाद में केस यहां बढ़ते चले जा रहे हैं? प्रशांत, सबसे पहली वजह यही है कि लोग अपना ख्याल खुद नहीं रख रहे हैं। हम जैसे मुंबई के मार्केट्स में जहां भी जाते हैं, पहले हमको यही नज़ारा देखने मिलता है कि किस तरीके से लोग वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हैं, साथ साथ मास्क नहीं पहनते हैं। मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट का नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। किस तरह यहाँ भी वही चीज़ें हो रही है जो दादर मार्केट में हमने देखी। किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इस मार्केट में आपको सिर्फ लोग ही दिखेंगे, लोगों के अलावा आसपास की चीज़ें देखना भी बहुत मुश्किल हो जा रहा है, इतनी भीड़ है यहाँ पे एक चीज है कि बीएमसी के मार्शल्स जो हैं वो तैनात किए गए हैं। बीएमसी के जो मार्शल्स हैं यहाँ पे हैं और पूरी कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनका चालान काटा जा रहा है। इसी डर से यहाँ पे कुछ लोग हैं वो मास्क पहन के आ रहे हैं, मगर सोशल डिस्टेंसिंग के अभी भी जो है वो ताक पे रखी जा रही है। यहाँ पे भी कुछ बहस हो रही है। मैडम, क्या हो गया? तो क्या हुआ? फाइन नहीं भर रहे। फाइन नहीं भरे सर। मास्क पहना था आपने ठीक से? रुको यहाँ पे था और न्यूजर घेऊन का तुम्हाला सर देखिए प्रशांत, किस तरीके से अलग अलग लोग जो है ना बहाने निकालते हैं। जब मास्क नहीं पहन रहे हैं और बीएमसी उसका कार्रवाई करती है तो अलग अलग बहाने जो हैं उनके सामने आते हैं। और सख्ती बरतने के लिए, नियम का पालन करवाने के लिए जिनकी यहाँ ड्यूटी तैनात की गई है, उनसे भी बहस करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सिर्फ मुंबई या महाराष्ट्र में ही नहीं, बल्कि देश के कुछ और राज्यों में और शहरों में भी इसी तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। चंडीगढ़ उन्हीं में से एक है। चंडीगढ़ में भी कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में चंडीगढ़ में कोरोना के 214 नए केस सामने आए हैं। चंडीगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने अब मास्क न लगाने वालों पर सख्ती बढ़ा दी है। चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में प्रशासन ने मास्क न लगाने वाले लोगों के चालान भी काटे। हालांकि मास्क न लगाने के लिए लोग अजीबोगरीब तरह के बहाने भी देते नजर आ रहे हैं। हम अभी मार्केट में सुबह से चालान कर रहे हैं। तो करीबन हमने 15 के करीब अभी चालान कर दिया है। हमारा चालान अभियान अभी शाम तक जारी रहेगा। तो लोगों को हम साथ साथ अवेयर भी कर रहे हैं और चालानिंग भी कर रहे हैं।
तो सर आपको कोई मुश्किल आ रही है लोगों से कि जिस तरह लोग डील करते हैं? हाँ, लोग मोस्टली चालान पे करने को तैयार नहीं होते, तो उनको थोड़ा हमें काउंसलिंग करके समझाना पड़ता है कि गाइडलाइंस है उसको फॉलो कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क लगा के रखिए और जितना आप परहेज़ कर सकते हैं उतना कीजिए ताकि हम इस बीमारी से निजात पा सकें। इसी तरह महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के भी कई शहरों में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। भवानी सिंह जयपुर से हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। भवानी, क्या हालात जयपुर में बने हुए हैं? क्या सरकार की ओर से कहा जा रहा है मामले तेजी से आखिर क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए प्रशांत, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ी से कोरोना बढ़ रहा है। कल 300 थे केसेज, अब बढ़कर 400 हो गए। एक ही दिन में 100 बढ़ गए हैं। इस वक्त जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर पर और मंदिरों पे खास तौर पर मुख्यमंत्री ने मीटिंग ली है। इसलिए अब देखिए कि आप तस्वीर कैमरा पर्सन को कहूँगा इस बार दिखाएं, देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर पोस्टर्स लगा दिए गए हैं कि मास्क लगाएं, लोग जागरूक रहना ज़रूरी है। यहाँ पर कई सारी तस्वीरों में आप देखेंगे कि लोग यहाँ पर जागरूकता के लिए कहा जा रहा है, लेकिन लोग जागरूक इतने हो नहीं पा रहे हैं। मास्क नहीं लगा रखा आपने, कोरोना का कुछ डर है या नहीं है? कहाँ गया आपका मास्क? पॉकेट में डाल रखा है, क्यों? आप देखिए कि किस तरीके से लोगों को जागरूक होना चाहिए। भैया मास्क नहीं लगा रखा आपने, आपने गले में लटका रखा है, क्यों? गले में नहीं है, निकाल रखा ना। अरे जरूरी है या नहीं है? अरे क्यों नहीं जरूरी है, बहुत जरूरी। सावधानी बरतनी चाहिए ना। हाँ हाँ, इसमें कोरोना का कितना डर है, फैल रहा है कोरोना, अभी तो सावधानी जरूरी है। हाँ बिल्कुल सावधानी बरतनी चाहिए। आप देखिए कि लोग मास्क है लेकिन गले में लटका कर रखेंगे, किसी ने पॉकेट के अंदर रख रखा है। ये तस्वीर देखिए कि स्टूडेंट्स का ग्रुप है, अभी हमने टोका तो सबने मास्क लगा लिया, अब आप मास्क लगा कर आ गए। आप देखिए टोकना पड़ रहा है। मंदिर की तस्वीर बता रहा हूँ, यहाँ पर काफ़ी इंतजाम कर दिए गए। चीफ मिनिस्टर ने मीटिंग ली, उसके बाद में आप देखिए कि यहाँ पर प्रसाद और माला अंदर नहीं ले जा पाएंगे। मंदिर के अंदर, बड़ा मंदिर है, जयपुर का प्रसिद्ध मंदिर है, और यहाँ पर केवल आप देखिए कि किस तरीके से गार्ड है यहाँ पर। यहाँ अंदर टेम्परेचर चेक करने के बाद में अंदर जाने दिया जा रहा है। हालांकि प्रसाद और जो माला जो लोग ले रहे हैं उसके बाद में आप एक तस्वीर बताइए। भाई साहब आपने मास्क नहीं लगा रखा, आप तो मंदिर पे बैठे हैं। नहीं साहब, मास्क है ना साहब। तो इसको नीचे क्यों रख रखा? नहीं साहब, थोड़ा बात कर रहा था साहब। अच्छा, बात ऐसे नहीं होती है। अच्छा साहब, ठीक है। उनके लिए बिल्कुल कि यहाँ पर इतनी सब। भवानी, ये वो तस्वीरें हैं जो एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से शासन प्रशासन तो पूरी कोशिश कर रहा है हर राज्यों में, देश भर में, लेकिन लोग बड़ी तादाद में लापरवाही बरत रहे हैं। और महाराष्ट्र में भी ऐसा ही देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और लगातार दूसरा दिन है जब राज्य में 25,000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 25,681 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना की वजह से महाराष्ट्र में 70 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 3,063 कोरोना के मरीज पाए गए, जबकि मुंबई शहर में 10 लोगों की 24 घंटे में कोरोना की वजह से मौत भी हो गई है। और कमोबेश यही हालात नागपुर में भी देखे जा रहे हैं, जहां पिछले 24 घंटे में 3,235 कोरोना के मरीज सामने आए, जबकि नागपुर शहर में ही 24 घंटे में 35 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हो गई। हमारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए हम यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से उसका अभी प्रिकॉशन ले रहे हैं। मुझे लगता है कि यही हमारे लिए थोड़ा सा चिंता न करने की बात अगर कोई तो यह है कि हमारा मॉर्टेलिटी रेट एक कम होता जा रहा है। संख्या बढ़ती है, हमारा टेस्टिंग भी बढ़ रहा है, तो संख्या भी बढ़ेगी। व्यवस्थाएं हमने बढ़ाई है, तो मुझे लगता है कि पूरी सिचुएशन अंडर कंट्रोल में है। नागपुर और पुणे में केस लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन मुंबई में ही पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। कोरोना से निपटने के लिए बीएमसी फेरी वालों और दुकानदारों की कोरोना जांच भी करा रही है। दादर में हिंदमाता कपड़ा बाजार की दुकानों में बीएमसी की टीम पहुंची, दुकानदारों की स्क्रीनिंग कर रही है। कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर उनका कोरोना टेस्ट भी करवाया जा रहा है। इस समय मौजूद हैं डॉक्टर अवंतिका हैं, जो बीएमसी की हेल्थ ऑफिसर है। मैडम, क्या कहना चाहेंगी इस पूरी नई मुहिम के बारे में?
अभी क्या हो रहा है कि केसेस जैसे बढ़ते जा रहे हैं और दादर बोले तो सब जगह पे लोग बाहर से भी आते हैं, शॉपिंग करने आते हैं। तो हमने एक अभी नया चालू किया है जिसमें हम हर दुकान में जाके उनका स्क्रीनिंग करते हैं। अगर किसी को कोई सिम्टम्स होंगे, किसी को सर्दी है या फिर जिसको बुखार है, हम उनको बोलते हैं कि हम उनको ऐसा पेपर में लिख के देते हैं और उनका फ्री जांच होता है। पीछे डिस्पेंसरी है जिस सामने ही है। तो उससे क्या होता है, जितने भी हिडन अगर कोई रहेंगे जिनको तकलीफ है वो यहाँ पे जाके दवाई ले सकते और ये सब मुफ्त में होता है। साफ तौर पर जो दुकानदार है वो कई सारे कई सारे कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। मैडम, जो दुकानों की इस तरीके की स्क्रीनिंग हो रही है, क्या ये होटल्स में भी होगी, फेरी वालों के साथ भी होगी? इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ, ये सबके साथ होगी, हर होटल में, हर जो भी फेरी वाले हैं, क्योंकि सबका संपर्क जो है वो बाकी लोगों के साथ होता है, इसलिए सबके साथ होगा ही। इस तरह मुंबई में सख्ती बढ़ाई गई है, जांच बढ़ाई गई है, लेकिन महाराष्ट्र के कई और ऐसे शहर हैं जो लगातार प्रभावित हैं। नागपुर उन्हीं में से एक है। नागपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन अब और ज्यादा सख्ती बरत रहा है। नागपुर प्रशासन की ओर से कई इलाकों में अब ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। भीड़भाड़ वाली जगहों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है और साथ ही साथ नियम तोड़ने वाले लोगों पर भी निगरानी रखी जा रही है, सख्ती बरती जा रही है। तो वहीं मुंबई के दादर सब्जी मंडी में भीड़ बढ़ने के बाद पुलिस एक्शन में दिखाई दी है। न्यूज 18 की खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने नियम तोड़ने वाले लोगों पर सख्ती दिखाई। पुलिस ने दादर सब्जी मंडी को खाली कराया है। सब्जी बेचने वालों को वहां से हटाया गया है जो सड़क के किनारे सब्जी बेच रहे थे। बड़ी तादाद में भीड़ लग रही थी। मुंबई पुलिस वालों ने अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी लोगों को हिदायत दी है। कुछ दिनों से जिस तरीके की भीड़ दादर सब्जी मंडी में दिख रही थी, उसी को मद्देनजर रखते हुए अब मुंबई पुलिस एक्टिव हो गई है और ये कार्रवाई कर रही है। यहाँ पे जिस तरीके से जो भीड़ लगती थी उस भीड़ को भी हटाया जा रहा है मुंबई पुलिस द्वारा, और जो रोड पे जो लोग बैठे थे सब्जी बेचने के लिए उनको भी जो है कहा जा रहा है यहाँ से हटने के लिए। बस यही कारण है कि जिस तरीके से यहाँ भीड़ लगती थी पूरे चांसेस बन गए थे जहाँ पे कोरोना संक्रमण बढ़ सकता था। बस इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मुंबई पुलिस अब एक्शन में है और दादर सब्जी मंडी पहुंची है और यहाँ से लोगों को हटाने की कार्रवाई मुंबई पुलिस द्वारा जारी है। सबसे बड़ा कारण इन लोगों को हटाने का यही है कि जो भीड़ जो लग रही थी, यहाँ पे लोग जो हैं कोरोना दिशा निर्देश की धज्जियां उड़ा रहे थे, लोग मास्क नहीं पहन रहे थे और साथ ही साथ जो है अपनी बेफिक्री जो है वो सबके सामने ला रहे थे। उसी के कारण मुंबई पुलिस अब जो है एक्शन में है, सब लोगों को हटाया जा रहा है। आप तस्वीरें मेरे पीछे देख सकते हैं कि मुंबई पुलिस इन सारे जो सब्जी विक्रेता हैं इनको हटा रही है, भीड़ को जो है यहाँ कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। रेगुलर कार्रवाई है हमारी तो कोई ये नहीं है। अभी जैसे कि कोरोना बढ़ रहा है उसी हिसाब से हम लोग जरा अलर्ट करने आए इधर। जी, ये कोरोना के बढ़ते केसेस को लेके भी कार्रवाई है। जिस तरीके से हर रोज सब्जी मंडी में धज्जियां उड़ाई जा रही है, डेली हम लोग मास्क करने के लिए पहनने के लिए हम लोग आह्वान करते हैं पब्लिक को, और कमिश्नर साहब ने ऐसा हम लोग को जो डायरेक्शन दिया है कि मैक्सिमम विदाउट मास्क का कार्रवाई होना चाहिए, उसी हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। पुलिस भी मुंबई में सख्ती बरत रही है कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर, लेकिन मुंबई में कोरोना से निपटने के लिए अब बीएमसी ने दादर सब्जी मंडी में भी रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने का फैसला किया है। दादर मंडी आने वाले सब्जी और फूल विक्रेताओं के समय समय पर कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। बीएमसी की एक टीम सब्जी मंडी में तैनात कर दी गई है और वहां आने जाने वाले ग्राहकों के से भी अलग अलग समय पर कोरोना टेस्ट करवाए जा रहे हैं। तो सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि उससे लगा मध्य प्रदेश भी अब तेजी से प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में कोरोना के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। राज्य सरकार ने कई कड़े फैसले लिए हैं। प्रशासन ने कोरोना की रोकथाम के लिए कल यानी कि रविवार को राजधानी भोपाल, इंदौर और जबलपुर में लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है। यानी इन 3 शहरों में रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। लोगों के बेवजह घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही साथ इन तीनों शहरों में 31 मार्च तक सभी स्कूल और कॉलेज भी बंद रखने का ऐलान किया गया है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं को इसमें छूट मिलेगी। साथ ही आज से महाराष्ट्र आने और जाने वाली बसों को भी मध्य प्रदेश में बंद कर दिया गया है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर बड़ी संख्या में संक्रमित आ रहे हैं भाई और बहन, और इसलिए रविवार के दिन, संडे के दिन
शनिवार की रात को 10 बजे से लेके सोमवार को सवेरे 6 बजे तक इन शहरों में लॉकडाउन रहेगा। कोरोना का संक्रमण पर मेरे तरफ से भी जनता के प्रति एक विनम्र पूर्वक अपील है, इसे लाइटली ना लें। शिवराज सिंह जी संक्रमित हुए हैं, मैं संक्रमित हुआ हूं। अपने दुश्मन को भी हम ऐसा एक बीमारी कभी ना हमारे दुश्मन को भी ना हो, तो कृपा करके इसे लाइटली ना लें। नए नए स्ट्रेन आ रहे हैं, यूके का स्ट्रेन, साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन, ब्राजीलियन स्ट्रेन, और सख्ती भी बढ़ती जा रही है, लोगों से अपील भी की जा रही है। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी भोपाल से इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। मनोज, क्या वजह मानी जा रही है कि मध्य प्रदेश में इतनी तादाद में कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने निकल कर आ रहे हैं? मध्य प्रदेश में शुरुआत तो सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि महाराष्ट्र से जो है ये कोरोना की दूसरी लहर आई है, लेकिन लगातार जो मामले बढ़े हैं वो इस बात का सबूत है कि सरकार की तरफ से जो शुरुआती दिनों में, मैं साथ साथ आपको प्रशांत थोड़ा सा सड़कों पर नज़ारा देखिए, ये बाइक से चले जा रहे हैं, चेहरे पे दूर दूर तक मास्क नहीं है। मैं साथ में आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये लापरवाही जो बरती गई, वो लापरवाही आज इस रूप में सामने खड़ी है, क्योंकि 1140 नए मामले आए प्रशांत। साथ ही साथ जो 5.4 की जो रेट है, जिस तरह से कि आपने ये मास्क आप रखे हुए हैं, लगाए हुए हैं, लेकिन लगा क्यों नहीं रही है? वो एक्चुअली शॉप पे गई थी इसीलिए। शॉप पे गई थी तभी तो ज़रूरत थी, क्योंकि आपके साथ ही मास्क नहीं लगाई, इनको आप समझाती नहीं? समझाती हूँ ना। नहीं समझ पाती? अरे वो शॉप पे गए थे ना, शायद इसलिए बता दिया होगा। आपको पता है कोरोना में मास्क बहुत ज़रूरी है? पता है। ये देखिए, लोगों के पास ये सबसे अहम बात ये है कि लोग मास्क नहीं पहनते हैं, जिसकी वजह से कोरोना लगातार फैल रहा है। लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तमाम सरकारी अमला इस बात में लगा हुआ है कि बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा लोग मास्क पहने। मैं आपसे 5.4% जो यहाँ पर कोरोना की जो पॉजिटिविटी रेट है, संक्रमण दर है, वो मध्य प्रदेश के लिए डराने वाली है। और भोपाल, इंदौर, जबलपुर तीनों जगह अभी फिलहाल सरकार ने कहा है कि संडे का लॉकडाउन रहेगा, लेकिन अगर इसी तरह मामले बढ़े तो सरकार को आगे और सख्त कदम भी उठाने पड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश के 3 बड़े शहरों में कल रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में ही नहीं हो रहा है, बल्कि कुछ और राज्यों में भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, और गुजरात भी उन्हीं में से एक है। लेकिन जो महाराष्ट्र की तस्वीर है वो सबसे ज्यादा डराने वाली है। पारस दामा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पारस, बड़ी तादाद मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सरकार गरीबों को राशन देती है, सस्ता राशन देती है। अभी तक लोगों को राशन की दुकानों के ज़रिए राशन मिलता था। लोगों को राशन लेने में तकलीफ़ें होती थी, तरह तरह की लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। राशन की दुकानों को पूरा महीना खुलना होता है। कई सारी राशन की दुकानें 2-3 दिन खुलती हैं महीने में, लोगों को राशन मिलता नहीं है। कई दुकानें जो राशन देती है वो उसमें मिलावट करती हैं, ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं, तरह तरह की परेशानियां लोगों को होती हैं। तो दिल्ली सरकार ने काफ़ी लोगों से चर्चा करने के बाद कुछ वर्ष पहले ये समाधान निकाला कि अगर हम सीधे बोरी में पैक करके जितनी गेहूं बनती है उतना आटा और जितना चावल बनता है वो अगर बोरी में पैक करके उतना हर एक आदमी के घर भिजवा दें जितना उसका बनता है, तो लोगों को लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। वो सारी जो अभी राशन की समस्याएं वो दूर हो जाएंगी। उस मकसद से मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना लाई गई थी। 25 तारीख से इसको लागू होना था। कल दोपहर में केंद्र सरकार से हमारे पास एक चिट्ठी आई है कि ये राशन योजना आप लागू नहीं कर सकते। क्यों नहीं लागू कर सकते? थोड़ा सा हमें धक्का लगा वो चिट्ठी, क्योंकि 5 दिन पहले लागू होने के केंद्र सरकार ने इसको बंद किया। क्यों नहीं लागू कर सकते? तो उस चिट्ठी में ये लिखा हुआ है कि इसका नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना नहीं रखा जा सकता। उनको शायद मुख्यमंत्री शब्द से आपत्ति है। हम ये
कोई अपना नाम करने के लिए नहीं कर रहे, हम ये योजना कोई नाम अपना नाम चमकाने के लिए नहीं कर रहे, हम ये कोई क्रेडिट के लिए नहीं कर रहे। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि चिट्ठी में ये लिखा हुआ है कि लोगों को ये लगेगा कि ये राज्य सरकार की योजना है। हम ये अपने क्रेडिट के लिए भी नहीं कर रहे। कोरोना के कार्यकाल में भी हमने कहा था कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार किसी भी क्रेडिट के लिए काम नहीं कर रही, क्रेडिट सारा उनका, काम सारा हमारा, जिम्मेदारी सारी हमारी, हम इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो आज सुबह मैंने अफसरों के साथ मीटिंग करी और मैंने उनको कहा कि इस योजना का नाम हटा दो। इस योजना का नाम अब इसका कोई नाम नहीं है, ये कोई योजना नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है। जैसे पहले केंद्र सरकार से राशन आता था वो दुकानों के जरिए बढ़ता था, अब ये राशन जो है घर घर पहुंचाया जाएगा। हमें कोई नाम के अंदर नहीं पड़ना, कोई क्रेडिट के चक्कर में नहीं पड़ना, कोई मुख्यमंत्री योजना, कोई कुछ नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूं कि इस निर्णय के बाद अब केंद्र सरकार का जो भी आपत्तियां थी वो आपत्तियां दूर हो गई होंगी और केंद्र सरकार अब इसको आगे लागू करना हमें अलाउ करेगी। मेरे लिए राशन माफिया को दूर करके गरीबों तक राशन पहुंचाना व्यक्तिगत स्तर के ऊपर मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, अहमियत रखता है। आज से 22 साल पहले राशन माफिया के साथ मेरा संघर्ष शुरू हुआ था। पहले मैं इनकम टैक्स में नौकरी किया करता था, उसके बाद नौकरी से छुट्टी लेके और फिर बाद में मैंने नौकरी भी छोड़ दी। मैंने दिल्ली की गरीब बस्तियों, दिल्ली के गरीबों के साथ मैंने काम करना चालू किया, झुग्गी बस्तियों के अंदर काम करना चालू किया। दिल्ली में नंद नगरी, सुंदर नगरी, सीमापुरी की झुग्गियों के अंदर काम करना चालू किया। वहाँ झुग्गियों के अंदर जब काम करना चालू किया तो पता चला कि लोगों को राशन लेने में काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं। उन्हीं दिनों में सूचना का अधिकार कानून आया था। सूचना का अधिकार कानून इस्तेमाल करके जब हमने सरकारी रिकॉर्ड्स निकलवाए तो पता चला कि लोगों के झूठे दस्तखत करके, लोगों के झूठे अंगूठे के निशान लगा के लोगों के नाम पे किस तरह से राशन चोरी किया जा रहा था। बहुत बड़े स्तर के ऊपर लोगों को राशन मिलता नहीं था और लोगों का राशन चोरी हो रहा था। उसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाई, हमने व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ आवाज़ उठाई, हमने गरीबों को राशन दिलवाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया। हमारे कई कार्यकर्ताओं पे उन दिनों में और गरीब लोगों के ऊपर राशन माफिया ने अटैक भी किया, हमले भी किए, लेकिन नतीजे कुछ खास नहीं निकले। हम व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर पाए। किस्मत से, ऊपर वाले की दया से, लोगों के प्यार और मोहब्बत से कभी हमने सोचा नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ कि दिल्ली में हमारी सरकार बन गई और अब हमारे पास निर्णय लेने का अधिकार आ गया। तो पिछले 3-4 साल से मैं व्यक्तिगत इस पूरे स्कीम के ऊपर लगा हुआ हूं कि किस तरह से राशन गरीबों तक, साफ सुथरा राशन, अच्छा राशन ईमानदारी से पहुंचे। और तब हमने इस योजना को, घर घर राशन पहुंचाने की योजना को 3-4 साल पहले शुरू किया था। पिछले 3-4 साल में काफ़ी तकलीफ़ें आई, काफ़ी अड़चनें आई। ये बहुत ही क्रांतिकारी योजना है। जाहिर तौर पे जो माफिया है वो बहुत स्ट्रांग माफिया है, वो बहुत ताकतवर माफिया है, उसके बड़े लिंक्स हैं, चारों तरफ उसके नेटवर्क है, वो इतनी आसानी से करने नहीं देगा। पिछले 3-4 साल से मैं मशक्क़त कर रहा हूँ इस माफिया से लड़ने की, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इस योजना को लागू कराने की। अब जबकि हमारा 20-22 साल पुराना सपना पूरा होने जा रहा था कि हम एक्चुअली लोगों के घर घर तक राशन पहुंचाने में सफल हो रहे थे, तो कल जब ये अड़चन आई तो थोड़ा सा दिल बैठ गया। लेकिन हम किसी भी तरह की अड़चन नहीं आने देंगे। केंद्र सरकार की जितनी शर्तें हैं हम सारी शर्तें मानेंगे। केंद्र सरकार जो कहेगी हम वो करेंगे। हमारा मकसद केवल और केवल जनता तक ईमानदारी से साफ सुथरा सस्ता राशन पहुंचाना है। अगर वो राशन पहुंच गया तो दिल को बड़ा सुकून मिलेगा और गरीबों की दुआएं मिलेंगी। उन गरीबों की दुआएं हैं जिसकी वजह से आज हमारे दिल्ली के अंदर, हम तो छोटे से लोग हैं, हमारी सरकार चल रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब इस निर्णय के बाद कि ये कोई नई योजना नहीं है, कोई इसका नाम नहीं दिया जाएगा। परसों हम कैबिनेट मीटिंग रख रहे हैं, कैबिनेट के अंदर इस पे निर्णय लेके कैबिनेट का प्रस्ताव हम केंद्र सरकार को भेज देंगे। मैं उम्मीद करता हूं अब इसमें हमें केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। नमस्कार।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और ये जानकारी दी कि केंद्र सरकार से आने वाले राशन को दिल्ली में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के नाम से वो बांट रहे थे, जिस पर केंद्र को आपत्ति थी, जिसके लिए केंद्र ने चिट्ठी लिखी थी केजरीवाल सरकार को और अब आखिरकार वो इस नाम को हटाने पर मजबूर हुए और उन्होंने कहा है कि हमने अब वो नाम हटा लिया है और वैधानिक तरीके से इस पर प्रस्ताव लाकर नाम हटा लिया जाएगा, लेकिन घर घर राशन पहुंचाया जाएगा ताकि राशन माफियाओं से जनता को निजात दिलाई जा सके। ये एक ऐसी टकराव की स्थिति थी जिस पर लगातार आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी हो रही थी, लेकिन खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने आपत्ति जताई और हमने नाम हटा लिया। विमेन को लेकर जो नैरेटिव है इंडिया में जी, उसको आपने बहुत खूबसूरती से चेंज किया है। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आपने अपने बेटे आजाद के नाम में राव खान रखा है, यानी कि माँ का नाम और बाप का नाम। आप किसी भी एवरेज मर्द से कहिए, चाहे वो दिल्ली का हो, बॉम्बे का हो, वो ये नहीं करेगा जी। दूसरा, दंगल में आपने दिखाया कि एक बेटी भी अपने बाप की तरह अक्खड़ हो सकती है क्योंकि उसमें उसका डीएनए है। हाँ। जबकि बेटियों को हम ये दिखाते हैं फिल्मों में कि वो एक सुंदर, सुशील, खूबसूरत, प्यारी सी बच्ची हो जो कहना माने, जो कहना माने। दंगल में तो उसका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है और फिल्मों के अलावा सत्यमेव जयते में मैंने कई इश्यूज उठाए थे जो विमेन्स इश्यूज थे। बिल्कुल। और उसमें काफी डिटेल में हमने काफ़ी चीज़ें रिसर्च भी की थी, बताई भी थी। तो मुझे खुशी होती है कि मैं इस एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर मैं अपनी राय भी रख पाया हूँ। और रखना ज़रूरी भी है भाई। आपकी बेटी भी जब बड़ी हो रही है तो वो उसी दुनिया में जा रही है जो दुनिया आप क्रिएट कर रहे हैं। मतलब अगर मेरी बेटी नहीं भी होती तो मुझे उम्मीद है कि फिर भी मेरी भी सोच यही होती। मेरा ये मानना है कि हम सब एक समान हैं और औरतों और मर्दों में ये फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो इक्वालिटी हर चीज में होनी चाहिए। आपने जो उनके साथ जो ये साल गुजारे हैं, टेल मी 3 थिंग्स दैट मेक्स आमिर खान व्हाट ही इज। व्हाट ही डज इज दैट ही इज टोटली फोकस्ड ऑन व्हाटएवर ही इज डूइंग। हमें लगता है वो एक फिल्म एक टाइम पे करते हैं, पर ऐसा नहीं, वो एक चीज एक टाइम पे करते हैं। जब वो मैसेज पढ़ रहे हैं तब आप उनको बोल सकते हैं सर मुझे आपसे बात करनी है सर, अर्थक्वेक हो रहा है सर, आग लग गई सर, मैं मर रहा हूँ। ही इज ओनली मैसेजिंग। ये बहुत बड़ी बात। यू नो जब वो शॉट दे रहे हैं तब वो सिर्फ शॉट दे रहे हैं, यू नो तब वो अपने फोन को नहीं देख रहे। लॉट ऑफ अस हैव अटेंशन प्रॉब्लम्स। हमारा अटेंशन स्पैन बहुत जल्दी यू नो एक चीज से कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो वो बहुत इंस्पायरिंग है टू वॉच हिम, कि वो मतलब लगातार वो उसी पे काम करते रहेंगे टिल ही इज फाइनली सेड कि हाँ चल अब यू नो। सो दैट्स रियली व्हाई आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। सब दुनिया जानती है कि आप इमोशनल बहुत हैं, कि आपकी मदर जीनत हुसैन साहिबा ने ये कहा था कि जो हार रहा है उसके दिल की भी जानो। सिर्फ ये मत सोचो कि जीत क्या होती है और मुझे जीत के लिए एस्पायर करना है, उसके लिए भी सोचो। मेरा झुकाव इमोशंस की तरफ ज्यादा है। मैं ह्यूमन स्टोरीज से मुझे ज्यादा जुड़ाव है। जैसे दंगल की कहानी है, बाप बेटी का रिश्ता है, उनके जज्बात हैं। फॉर मी ह्यूमन इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा टेल मी कि जैसे आपने जो जिंदगी अब तक जी है उसमें जो अनरिक्वाइटेड चीजें थी, रिलेशनशिप्स थी, या आपकी अपनी बेटी के साथ एक रिलेशनशिप, अपने टीचर्स के साथ रिलेशनशिप, कहीं आप उनको रिप्लिकेट करते हैं नोइंगली या अननोइंगली अपनी फिल्मों में? देखिए मैं एक्चुअली लेखक नहीं हूँ। बहुत पहले करियर में मैंने अपनी कुछ स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया है और राइटर्स के साथ, जैसे क़यामत से क़यामत तक, जो जीता वही सिकंदर, दिल है कि मानते नहीं, रॉबिन भट्ट जी के साथ मैंने मिलके काम किया था। तो अर्ली इयर्स में मैंने कुछ फिल्मों पे एक हद तक एज अ राइटर मैंने कंट्रीब्यूट किया था। उसके बाद हाल ही में मतलब पिछले 10-15 साल में मैंने कोई चीज़ लिखी नहीं है। तो ये सारे किरदार जो आप देख रही हैं मेरी फिल्मों में, ये लेखक के जहन से आए हैं। ठीक है। लेकिन जब मैं अपनी जो मेरा खुद का कैरेक्टर है, जब मैं उसको निभाता हूँ तो यकीनन वो उस वक्त बहुत सारी चीज़ें मैं इस्तेमाल भी करता हूँ जो मेरे ज़िंदगी में बीत चुकी हैं, जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो लोगों जिन लोगों से मैं मिला हूँ, वो सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे अंदर कहीं ना कहीं बसी हुई हैं और उनका मैं इस्तेमाल कभी नोइंगली करता हूँ, कभी अननोइंगली करता हूँ। सो इट डिपेंड्स। समटाइम्स मुझे कभी कभी स्क्रिप्ट से या किरदार से ही वो चीज़ें मिलती हैं और मुझे अपने पर्सनल लाइफ में खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी कभी मैं पर्सनल लाइफ के साथ उसको जोड़ता हूँ। आप अपनी फिल्मों के लिए रिम्यूनरेशन या फी नहीं लेते, उसके प्रॉफिट शेयरिंग में जनरली हिस्सा रखते हैं। जी। यानी ये कहता है ये आपके बारे में कि पैसा आपके लिए ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्रिएटिविटी एंड सेटिस्फैक्शन डज। जी। आप किसी दूसरे गोल लेके हैं क्या? नहीं, दरअसल मुझे आज़ादी चाहिए कि जो मैं जिस किस्म की कहानी चुनूं वो मैं बना सकूं और मार्केट
के लोग जो हैं वो मुझे क्वेश्चन नहीं कर पाए कि भाई आप ये फिल्म कैसे आपने बना ली, ये तो इतनी बड़ी हिट नहीं हुई है, हमारे इतने पैसे लग गए हैं, आपने आपकी फीस तो आपने ले ली है और हमारे पैसे जो हैं वो आपने डुबा दिए हैं। तो ये मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। तो लिहाजा ताकि मेरी इंडिपेंडेंस, मेरी आज़ादी रहे कि मैं जो बनाना चाहूँ तो वो मैं अपने रिस्क पे बनाता हूँ। इसीलिए मैं फीस नहीं लेता हूँ, ताकि मैं उस फिल्म की कॉस्ट कम हो जाए। जब फिल्म की कॉस्ट कम होती है उसमें मैं भी रहूँ तो इस वक्त तो खैर किसी को लॉस नहीं होगा, फिल्म अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो तो कमाई लेगी और उसके आगे अगर वो कमाती है तो तब मेरी कमाई शुरू होती है। दूसरा ये कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जिस पोजीशन में आज मैं हूँ इतने सालों के बाद, तो वो जिम्मेदारी भी मुझ पर होती है कि मैं क्रिएटिव जिम्मेदारी भी लूँ काफ़ी हद तक अपनी ऑडियंस की तरफ, और इकोनॉमिक जिम्मेदारी भी मैं लूँ मार्केट की तरफ। मैं चाहता हूँ कि हर आदमी मुझसे कमाए, मैं बाद में कमा लूँगा। लेकिन आप चाहे भी जितना ना चाहें, लेकिन जिस तरह से पूरी दुनिया में आपके टैलेंट की और आपके काम की खुशबू फैल रही है, यू वेंट टू चाइना, चाइनीज पीपल आर रियली फॉन्ड ऑफ यू। अभी टर्की से वापस होकर लौटे हैं, आपने कई इंटरव्यूज वहाँ दिए। वेल, इट गिव्स मी लॉट ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। मुझे बड़ी खुशी होती है कि दरअसल मैंने कभी फिल्म, अपनी जितनी मैंने फिल्में बनाई है वो मैंने वर्ल्ड ऑडियंस के लिए आज तक मैंने नहीं बनाई है। मैंने हिंदुस्तानी ऑडियंस के लिए बनाई है, या ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग जो हिंदुस्तानी फिल्में अक्सर देखते हैं पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से, बांग्लादेश से, और जो अमेरिका में रहते हैं, यूके में रहते हैं, जिसको हम NRI बोलते हैं, या एक्सपैट जो हमारे ऑडियंस है। तो हम मेरी वर्ल्ड उतनी है जिनके लिए मैं फिल्म बना रहा हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमने फिल्म तो अपने लोगों के लिए बनाई है, ये फिल्म और भी लोग पसंद कर रहे हैं। ये इसका सिलसिला लगान से शुरू हुआ था। लगान जब बनी थी तो बहुत लोगों को पसंद आई, अलग अलग देशों में लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, और पूरे हमारी टीम को बहुत खुशी हुई कि वी वर थ्रिल्ड कि यार ये फिल्म उसकी तो मेकिंग को भी नेशनल अवार्ड मिल गया। 3 इडियट्स बहुत कामयाब हुई दुनिया भर में, PK बहुत कामयाब हुई दुनिया भर में, दंगल ने तो कमाल ही कर दिया हर जगह, खास तौर से चाइना में। और तो जब आप जाते हैं और जो लोग हिंदी भाषी नहीं है वो आपको देख के कैसे रिएक्ट करते हैं? उनका कोई खास नाम है मेरे लिए, एक्चुअली 2 नाम है। एक तो वो मुझे नेशनल ट्रेजर ऑफ इंडिया बोलते हैं। नाइस नेम। हाँ, नेशनल ट्रेजर ऑफ इंडिया, तो आई फील वेरी हैप्पी दैट दे कॉल मी दैट। एंड दूसरा वो कुछ उनका कुछ चाइनीज में नाम है मेरे लिए, उसका मैं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आता है कि क्या वो कहते हैं मुझे, लेकिन इट्स अ लॉट ऑफ लव एंड फॉन्डनेस दे कॉल मी दैट। तो खुशी मुझे ये होती है कि जो हम काम कर रहे हैं, जो हम फिल्में बना रहे हैं, जो हिंदुस्तानी फिल्में हैं, जो अपने लोगों के लिए हम बना रहे हैं, कैसे वो दरअसल हर दुनिया भर में लोग उसको पसंद कर रहे हैं। और लेकिन इसका ये जो होता है ना, बोझ कंधों पर कभी कभी ज्यादा हो जाता है। पीपल सी यू एज एन इंटेलेक्चुअल, पीपल सी यू एज अ सोशलिस्ट, एज बट मैं वो बोझ लेके नहीं घूमता हूँ। मैं आई नो वन थिंग कि मैं जब मैं कोई फिल्म चुन रहा हूँ तो उस वक्त मेरे लिए कोई बोझ नहीं होता। मैं एकदम फ्रीली और खुले दिल से चुनता हूँ, जो कहानी मेरे दिल को छू जाए वो मैं चुनता हूँ।